ओके सर, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जिस समय आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो क्योंकि आपका फ्लाइंग टाइम इतना ज़्यादा है? सर, क्या ये पॉसिबल है जी कि इस व्यक्ति ने चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया हो? बस मैं केवल क्यूरोसिटी बस पूछ रहा हूँ कि चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया, एयर भरी और पायलट नहीं समझ पाए कि क्या हो गया। मैं इसको रिलेट करता हूँ, थ्री इडियट करके एक मूवी है जी जिसमें एक व्यक्ति गिरने का नाटक करता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, इमरजेंसी मेडिकल कॉल होती है और फ्लाइट लौट कर वापस जी जी आती है। जी जी इस व्यक्ति ने गेट खोल दिया हो और फ्लाइट के अंदर एकदम हवा भरी हो, क्योंकि इमरजेंसी गेट खुलते ही टर्बुलेंस आएगा, हालांकि दिख नहीं रहा है वीडियो में इतना दूर से। इस वजह से भी कुछ संभव है क्या? इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? विदाउट व्हील उसको लैंड करना पड़ा था। उस विमान का कैप्टन मैं ही था। अब पायलट ने अपने आप को काम रखते हुए मेडे कॉल भी दिया है। उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, देश में आज एक ऐसा वक्त है जिस समय हर कोई एक निराशा के भाव से गुजर रहा है। निराशाएं कई तरह से हम समस्त भारतीयों को घेरे हुए हैं और हाल ही में जिस तरह से अहमदाबाद से लंदन जाती हुई फ्लाइट का अहमदाबाद में उड़ते ही 2 मिनट के अंदर क्रैश हो जाना हो, इन चीजों ने समस्त भारतीयों को स्तब्ध कर दिया है और सभी कहीं ना कहीं किसी प्रकार के दर्द से गुजर रहे हैं। इस गुजरते वक्त में जितने भी फ्लाई करने वाले लोग हैं, उनके जहन में उठता पहला सवाल यह है कि आफ्टर ऑल 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि फ्लाइट इमरजेंसी बिना डिक्लेयर किए या फिर मेडे कॉल किया, उसको किसी ने रिसीव नहीं किया और वो क्रैश कर जाती है। जांच के पहलू में बहुत सी बातें छिपी हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि इतना दूर जाती हुई बोइंग की 14 साल से बिना किसी फेलियर के उड़ती ड्रीम लाइनर फ्लाइट 7878 ऐसे कौन से हादसे का शिकार हुई जिसके चलते तमाम सुरक्षा जांच के बावजूद भी विद इन 2 मिनट्स वो क्रैश हो जाती है। जांच बहुत सी विषयों पर होंगी, लेकिन आपके मन में जितने भी तरह के प्रश्न हैं उनको आज समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन केसरी सिंह राठौड़। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डायरेक्टर सिविल एविएशन कम चीफ पायलट रह चुके हैं। आपका फ्लाइंग टाइम 13,000 आवर्स से अधिक का है। आपने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य सरकारों के साथ चीफ पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप डीजीसीए के एग्जामिनर और चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन आती है, रायबरेली में है, वहां पर भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस पूरी घटना से आपका संबंध तब और ज्यादा हो जाता है कि इस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट सुमित सबरवाल भी आप ही के नेतृत्व में फ्लाइट का इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर चुके हैं या फिर ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में आज के सेशन में हम आप ही से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या किसी फ्लाइट की चुनौतियां होती हैं, क्या संभावनाएं होती हैं कि कोई फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो सकती है, क्या पायलट की यहां पर कोई चूक हो सकती है और पायलट को इस समय पर क्या सूझता है। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इन प्रश्नों को एक एक करके समझने का प्रयास करूंगा। स्वागत है राठौड़ साहब आपका। नमस्कार। राठौड़ साहब, बहुत दुखद दिन है और एविएशन इंडस्ट्री में और विशेष रूप से आप जैसे जो पायलट्स हैं जिन्होंने इतना लंबे समय फ्लाइंग में बिताया है, जब ऐसे हादसों को आप देखते हैं तो पहली प्रतिक्रिया जहन में क्या आती है? पहली एक तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना इतना सफिस्टिकेटेड, इतना उच्चतम तकनीक से सुसज्जित एयरक्राफ्ट का ऐसे क्रैश हो जाना एक बहुत ही, इवन हमारे जो एविएटर्स हैं, हमारी जो फर्टिलिटी है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा हम एक ये सोच में पड़ गए हैं कि ये इस तरह कैसे हो सकता है। मैंने खुद ने इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस 787 में की है। तो सर, टेक ऑफ की जो प्रोसेस है वो ऐसी क्या होती है जिसके चलते कहते हैं कि ये सबसे सावधानी बरतने वाली प्रक्रिया होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी दुनिया में जितने भी क्रैश हुए हैं, ज़्यादातर जो है टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम ही हुए हैं। अगर आप देखेंगे डाटास, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही ज़्यादातर क्रैश हुए हैं। और जहाँ तक आपको जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो इसमें
हर पायलट को, वो इसकी चाहे वो इनिशियल ट्रेनिंग हो, चाहे इस तरह के विमान जो उड़ाते हैं उनकी साल में एक बार उनको सिमुलेटर्स पे जाना होता है और वहां पर सारी इमरजेंसी दी जाती है। उनको इमरजेंसी दी जाती है, उनका स्ट्रेस लेवल चेक किया जाता है, इंजन फेल हो गया, वेदर खराब हो गया, आपके ऑन बोर्ड पैसेंजर था उसको हार्ट अटैक आ गया। वो देखते हैं कि इस ऐसी सिचुएशंस के अंदर, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में पायलट कैसे काम रह सकता है और पायलट किस तरह से एक्शन लेता है। तो ये तो एक एज एन एग्जामिनर, जो भारत सरकार का एग्जामिनर रूम है, तो हम हर जो चेक करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफिशिएंसी चेक या हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट प्रोफिशिएंसी चेक, वो हम लोग हर पायलट का साल में एक बार होता है, 6 महीने में एक बार प्रोफिशिएंसी चेक होते हैं। उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो जैसे कि टेक ऑफ से पहले जो हम लोग बोलते हैं कि जब जहाज रोल करना शुरू करता है टेक ऑफ के लिए, तो उससे पहले एक स्पीड होती है हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं V1, दैट इज योर डीजल स्पीड। V1 मतलब कि अगर उससे पहले कुछ भी इमरजेंसी होती है, जहाज का इंजन फेलियर हो गया, कोई फ्यूम्स आ गया, स्मोक आ गया, तो हम उसको इमीडिएटली, पायलट को होगा कि उसको इमीडिएटली जो भी रिवर्स थ्रस्ट लगाना है, उसको मैक्सिमम ब्रेकिंग देनी है और जहाज को स्टॉप करना है वहां की वहां रनवे पे। और V1 के बाद में जो भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो फिर उसको एयरबोर्न करना है, वो फिर उसको कंसिडर करेगा कि ये एयरबोर्न इमरजेंसी है। हिल क्लाइम एज पर नॉर्मल चेकलिस्ट। वो नॉर्मल टेक ऑफ करेगा, क्लाइम करेगा, सिक्योरिटी ऑल्टीट्यूड पे आने के बाद में वो अपने डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करेगा, चेकलिस्ट, इमरजेंसी चेकलिस्ट को वो चेक करेगा, उसके बाद में डिसीजन लेगा। अब सर इसमें दो प्रश्न बनते हैं जी। जनरली हम लोग जो सुनते हैं कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है तो उसे सब तरह के सिक्योरिटी चेक से गुजारा जाता है, बिल्कुल। और विशेष रूप से जब कोई इतनी लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही हो, जी, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेवल उसे करना है, जी 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 तो ऐसे में तो सिक्योरिटी चेक्स और प्रायोरिटी पर किए जाते होंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। जी। तो सर क्या सिक्योरिटी चेक्स के बावजूद भी, आपके अनुभव से बताइए कि क्या ऐसा संभव है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे कि आपने बताया कि आप भी IITian हैं, ऐसा कोई भी मशीन आज की डेट में नहीं है, ट्रू, चाहे आप कितना भी एडवांसमेंट लेके आ जाइए। इवन स्पेस शिप्स भी जो थी आपको पता है कि वो भी क्रैश हुई हैं। होते हैं। तो यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो नियामक है, जिसे DGC है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, यहाँ पर हवाई जहाज का जो रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होती है, वो मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटर्स, उनके जो मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो इंस्पेक्शन शेड्यूल्स होते हैं, उसके मुताबिक होती है। और हर एयरलाइन को, हर ऑपरेटर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को वो या तो कैलेंडर पीरियड पे होता है या वो निश्चित घंटों के बाद में वो मेंटेनेंस होती है। कोई कंपोनेंट चेंज करना है आपको, कुछ भी करना है। यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, जो कि फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं, जो कि जहाज को उड़ान के लिए रिलीज करते हैं एवरीडे। उसके अलावा पायलट जो होते हैं, वो जो उनके निर्धारित मापदंड हैं उनके अनुसार वो चेकलिस्ट करते हैं पूरी हर फ्लाइट से पहले। तो पायलट खुद भी करते हैं, वो चेकलिस्ट करते हैं। हाँ, नो डाउट, पायलट इंजन को खोल के नहीं दे सकते, लेकिन पायलट से पहले इंजीनियर भी उसको रिलीज करता है हर फ्लाइट से पहले। सर अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा आपने कहा कि पायलट ने तो चेक कर लिया, एक सर इस तरह की बात और चल रही है जो मतलब लेमैन लैंग्वेज में है कि इतने लोग मारे गए, एक व्यक्ति बच गया जी, और वो जिस तरह से बचा है जी, वो बोल रहा है कि मैं जंप कर गया। जी, 2 मिनट के टाइम में पायलट का खुद ये पहचानना कि मेडे आ गया है, उसने अपनी तरफ से अनाउंस किया मेडे मेडे मेडे। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? बस ये क्यूरोसिटी है। ये देखिए, मेरे को ये पता नहीं है कि जहां तक संभव है कि वो जो बताते हैं कि 11A सीट हाँ, पे सीट नंबर 11A पर होता था सर वो। इस जहाज के अंदर जो ड्रीमलाइनर है 787, हाँ, इसमें एक साइड में लगभग 4 से 5 एग्जिट, बिल्कुल, इमरजेंसी एग्जिट गेट्स हैं। हाँ हाँ, तो संभवतः ये जो इसकी सीट जो होगी वो इमरजेंसी के बिल्कुल पास में होगी। बिल्कुल पास में है। 11A नंबर जो सीट है वो जी। बिल्कुल उसके पास में तो- है और ये है हमारे तो पास। क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था, लेकिन मैं आपको एक जस्ट हाँ हाँ, एक अनुभव के आधार पे बोल सकता हूँ। तो हो सकता है जहां उसको लगा कि जहाज नॉर्मली, जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, हाँ जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा ठीक है, लेकिन चाहे वो कुछ सेकंड्स की बात हो,
जब उसको लगा होगा कि जहां टेक ऑफ के बाद में नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने में जो कुछ समय, कुछ सेकंड्स का फर्क रहा हो, तो उस वक्त उसने कुछ एक्ट किया हो। और ये जितने भी इमरजेंसी गेट के पास बैठते हैं, आपने देखा होगा डोमेस्टिक फ्लाइट में सिखाते भी हैं। एयर होस्टेस जो है वो हमेशा आपको पूछती है कि साहब हाँ। आप अंग्रेजी में सीखें, बोलेंगे, समझते हैं, हिंदी में आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। हाँ। तो हो सकता है कि इसने जो टेक ऑफ के बाद में जब जहाज सिंक करना शुरू किया होगा, हाँ। उस वक्त इसको रियलाइज हुआ होगा कि तो मुझे क्या? कुछ करना चाहिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। हाँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब वो हिट किया होगा हाँ। और उस वक्त वो जहां बैठा है वो पोर्शन जो है वो ओपन एयर में आ गया होगा। हाँ। ये भी एक हाँ। पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस पूरे सीन को देख के ऐसा लग रहा है सर, इसकी टेल वाला जो हिस्सा है वो जला नहीं है। सर क्या ये पॉसिबल है जी। कि इस व्यक्ति ने चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया हो? बस मैं केवल क्यूरोसिटी बस पूछ रहा हूं कि चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया, एयर भरी और पायलट नहीं समझ पाए कि क्या हो गया। मैं इसको रिलेट करता हूं, 3 इडियट करके एक मूवी है जी, जिसमें एक व्यक्ति गिरने का नाटक करता है कि मैं बीमार हो गया हूं, इमरजेंसी मेडिकल कॉल होती है और फ्लाइट लौट कर वापस आती है। जी जी। इस व्यक्ति ने गेट खोल दिया हो और फ्लाइट के अंदर एकदम हवा भरी हो, क्योंकि इमरजेंसी गेट खुलते ही टर्बुलेंस आएगा, हालांकि दिख नहीं रहा है वीडियो में इतना दूर से। इस वजह से भी कुछ संभव है क्या? नहीं, पहली बात तो कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये जहाज प्रेशराइज्ड है। प्रेशराइज्ड जहाज को उसका इमरजेंसी खोलना लगभग इम्पॉसिबल है। प्रेशराइज जहाज को आप उसका इमरजेंसी को खोल नहीं सकते जब तक वो प्रेशराइजर्स को डीकम्प्रेस नहीं करेगा वो पायलट, तब तक उसको खोलना, जहां तक मेरी जानकारी है, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि ये एक प्रश्न था जो कल चर्चा के दौरान निकल करके आया था। जी जी। साथियों, ये सेशन इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि जनरली जब दुर्घटनाएं होती हैं, व्यक्ति दुर्घटना में जो शोक संतप्त परिवार है उन्हें अपनी तरफ से सांत्वना प्रेषित करने के अलावा क्या हुआ और क्यों हुआ इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा होता है। हम किसी कार एक्सीडेंट को भी देख रहे होते हैं तो तुरंत दिमाग लगाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि यह कार एक्सीडेंट कर गई, और हम अपने आप को रखकर उस जगह विचारते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो तो मैं इसके लिए क्या बेहतरी कर सकता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की यात्रा भविष्य में मंगलमय हो। आप बस से चलें, रेल से चलें, हवाई जहाज से चलें, सुरक्षित रहें, अपनों का और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।